स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कॉस्ट शीट बनाना। हम लोग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं उसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग करते हैं, उसमें अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं तो हमें ज़्यादातर जो चीज़ें बनाने होती है वह स्टेटमेंट टाइप में बनानी होती है। तो हम लोग इसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो कॉस्ट शीट हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मेट है मेरे पास। तो जो फॉर्मेट होता है इस तरह से लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे कॉस्ट शीट। इसमें लिखना है कॉस्ट शीट ऑफ, जिस कंपनी का हम लोग बनाएंगे उस कंपनी का यहाँ पे नाम हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे फॉर दी मंथ ऑफ, जिस महीने का बनाएंगे, जिस ईयर का बनाएंगे वो वाला हो जाएगा। इसमें लिखना है पार्टिकुलर्स, इसमें लिखना है टोटल कॉस्ट, ठीक है। और इसमें लिखना है पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट पे कितना कॉस्ट आ रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसमें। तो हम जानते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ों का प्रोडक्शन करना हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो, तो हमारे पास तीन चीज़ें होना जरूरी होता है, ठीक है। वह तीन चीज़ें होता है जिसमें पहला होता है मटेरियल, पहला होता है मटेरियल। दूसरा जिसको लेबर बोलते हैं या वेजेज बोलेंगे, वेजेज बोलिए, लेबर बोलिए। तीसरा ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब ये एक्सपेंसेज होता है, ठीक है। तो हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें चाहिए मटेरियल, उसके लिए चाहिए हमें लेबर, उसके लिए हमें चाहिए एक्सपेंस, ठीक है। तो अब हम ये बनाते कैसे हैं और उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको कहाँ शो करेंगे। क्योंकि जब मेरा प्रोडक्शन कंपनी है तो कोई कंपनी हमारे पास आके किसी भी लेवल पे हमसे प्रोडक्ट खरीद सकता है। जैसे कि आधा अधूरा बना हुआ प्रोडक्ट भी खरीद सकता है, पूरा भी खरीद सकता है। तो हमें क्या है कि हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पे हमें उसका ना कॉस्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या क्या लगेंगे। तो मटेरियल, वेजेज और ओवरहेड्स, मटेरियल, वेजेज और ओवरहेड्स। अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि जो मटेरियल होते हैं, वेजेज होते हैं और ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं, ये जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। जिसमें पहला होता है डायरेक्ट, पहला जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब किसी भी चीज को बनाने जाइए तो आपको उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगेगा और इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट वेजेज लगेगा, इनडायरेक्ट वेजेज लगेगा, डायरेक्ट ओवरहेड्स लगेगा और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स लगेगा। अब हमें यह समझना है कि ये डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो जिस चीज को हम बनाने जाते हैं, जिस प्रोडक्ट को बनाने जाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जिसके भी जो चीजें होती है वो होता है डायरेक्ट। जैसे जिसके बिना वह प्रोडक्ट नहीं बन सकता, जो उसमें सबसे मेन पार्ट होता है वह होता है डायरेक्ट। जैसे अगर हमें लकड़ी का मेज बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, मटेरियल। तो मटेरियल में क्या चाहिए, लकड़ी। तो जो लकड़ी होता है ना, वह लकड़ी जो होता है वह डायरेक्ट मटेरियल हुआ, ठीक है। और उस मेज को जो बनाएगा, उस मेज को जो बनाएगा ना, उसको जो हमने पेमेंट किया, उसको जो हमने सैलरी दिया या उसको हमने जो वेजेज दिया, वह हो जाएगा डायरेक्ट वेजेज। उसके बाद उससे रिलेटेड हमें कुछ एक्सपेंस भी करने होंगे तो वह हो जाएगा डायरेक्ट ओवरहेड्स, ठीक है। अगर हमको ये मार्कर बनाना है तो क्या करेंगे, इस मार्कर के लिए हमें प्लास्टिक चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है इसका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, ये जो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। और इसके बनाने पे जो वेजेज लगा वह डायरेक्ट वेजेज। अब क्या है इनडायरेक्ट, क्या होता है। तो इनडायरेक्ट वो चीज़ें होती है जो इस प्रोडक्ट पे तो नहीं लगता, इस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी ज़रूरत होती है। जैसे अगर ये मार्कर जो है वह बना होगा किसी न किसी मशीन से बना होगा, ठीक है।
तो उस मशीन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, ग्रीस चाहिए। तो ऑयल और जो ग्रीस हुआ वह क्या हुआ? मटेरियल। ऑयल और ग्रीस मटेरियल। तो क्या हुआ? ऑयल और ग्रीस इस प्रोडक्ट पे लगा? तो नहीं लगा। इस प्रोडक्ट पे तो सिर्फ इसका जो प्लास्टिक था वह लगा। तो ये जो प्लास्टिक लगा, इस पे जो ये प्लास्टिक लगा वह हुआ डायरेक्ट, और वो जो ग्रीस और ऑयल जो लगा वह कहाँ लगा? तो इसको बनाने वाले मशीन पे। तो वह क्या है? वो भी मटेरियल था, लेकिन वह क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद इसको बनाने के लिए जो खर्चे आए, जो लेबर को हमने पेमेंट किया, जो बना रहा है इसको, वह हो गया डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? इनडायरेक्ट वेजेज या फिर इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? जैसे मेरे फैक्ट्री में वॉचमैन है, ठीक है, तो वह वॉचमैन क्या करता है? इस मार्कर को नहीं बनाता। वह वॉचमैन इस मार्कर को नहीं बनाता, लेकिन वो क्या करता है? रात को हमारे फैक्ट्री का रखवाली करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे फैक्ट्री में चोरी होने से बच जाता है। तो कहीं ना कहीं से वो भी मेरे इस प्रोडक्शन में हिस्सा ले रहा है, कहीं ना कहीं से वो काम कर रहा है। तो क्या है कि डायरेक्ट इसको बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन इसमें इससे रिलेटेड है, तो वह हो जाता है इनडायरेक्ट। अब क्या है? इसी तरह से एक्सपेंसेज, जैसे कि ये बॉडी बन गया, अब इस बॉडी पे क्या करना है? इसका प्रिंटिंग करना है, इस कंपनी का लोगो लगाना है, इस कंपनी का नाम लिखना है, तो ये सारे होते हैं एक्सपेंस। ठीक है। तो जो इस पे किया गया वह हो जाता है डायरेक्ट ओवरहेड्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और जो अलग से किया गया कहीं और वह होता है इनडायरेक्ट। तो देख, हमको समझना है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है। तो डायरेक्ट जो हमें डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को बनाने में लगा वह डायरेक्ट, और जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना लगे लेकिन इस काम को करने के लिए वह काम जरूरी था, वह हमें इस काम को करने में हेल्प कर रहा है, तो वह हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है। अब हमें देखना है कि अलग अलग स्टेज में क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल। तो सबसे पहले जो हमें निकालना होगा वह निकालना होगा मटेरियल हमारा कितने का लगा, जिसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम, ये मेरा ना मटेरियल कितने का लगा। ठीक है। तो जो मेरा मटेरियल लगता है वह कैसे निकालते हैं? तो ऐसा होता है कि जो मेरा कच्चा माल होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? वो कच्चा माल हम लोग परचेज करते हैं। तो क्या होता है कि वो परचेज किया, हमने उसका यूज किया, उसको बनाया। तो क्या होता है, कोई भी कंपनी ना पूरा अपना कच्चा माल को नील करके उसके बाद फिर परचेज नहीं करता है। तो क्या होता है, हम ये लोग किसी एक निश्चित डेट को बना रहे हैं, तो उस डेट में क्या होता है ना कि पिछले साल वाला या पिछले मंथ वाला या पिछले दिनों वाला कुछ मटेरियल मेरे यहाँ बचा हुआ होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जिसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ हो उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किसका था ये? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए जितने का था। अब क्या है कि हम लोग ना परचेज करते हैं, ये रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो इसको लिखेंगे परचेज। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। अब क्या होता है ना कि हम लोग जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो क्या होता है, कहीं और से परचेज करना होता है, तो परचेज करके वहां से सामान अपने वर्क स्टेशन पे लाने में जितने एक्सपेंसेज होते हैं वह उस एक्सपेंस को उस प्रोडक्ट में ही ऐड करना होता है। तो जो उसको मंगवाने में जितने भी खर्चा लगा, भाड़ा लगा, उसको क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, उसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया। और भी कोई एक्सपेंसेज हो जो उसको मंगवाने में लगा हो उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब क्या करना है, इसमें से कुछ आइटम को लेस करना। क्या करना है, लेस करना है। तो लेस क्या करना है, जो लेस करना है, तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जितना का यूज नहीं हो पाया, क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्या करना है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो सामान परचेज किए हुए रहते हैं उसमें से कुछ चीज़ें मेरे यूज का नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने सरसों तेल का टीन खरीदा, ठीक है, तो क्या करते हैं, सरसों तेल मेरा जो है वह मटेरियल हुआ, तो उस मटेरियल को हमने यूज कर लिया, लेकिन वह जो खरीदा था तो उसके साथ एक टीन आया था या डब्बा आया था, उस डब्बे का हम लोग यूज नहीं करते, तो क्या करते, उस डब्बे को ना कबाड़ी वाले से बेच देते हैं, ठीक है, उस डब्बे को कबाड़ी वाले से बेच देते हैं, तो वह होता है वेस्ट। वह क्या होता है, वेस्ट। जो हम बेचेंगे तो लिखेंगे सेल ऑफ वेस्ट। यहाँ ध्यान रखना है कि स्क्रैप नहीं लिखना है, यहाँ पे स्क्रैप नहीं लिखना है, स्क्रैप नहीं लिखना है। स्क्रैप क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि स्क्रैप जो होता है वह रद्दी माल होता है जो काम होने के बाद बचता है। अभी क्या है, मेरा ना काम स्टार्ट ही हुआ है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या होता है कि वह रद्दी नहीं होगा, तो क्या करेंगे, उसको क्या करना है, सेल ऑफ वेस्ट लिखना है, ना कि स्क्रैप लिखना है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हम लोग जानते हैं, जो किसी असाधारण घटना के घटने की वजह से लॉस होता है, ठीक है, तो उसको भी इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब इन सभी को प्लस करके इसमें से माइनस कर लेंगे। अब जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। यह जो मेरा निकल करके आया वो होता है मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या करना है, लिख देना है, जो टोटल हो रहा है उसको लिख देना है। उसके बाद पर यूनिट, एक यूनिट पे मतलब हमने जितना प्रोडक्शन किया उसे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट निकल जाएगा। टोटल जो कॉस्ट लगा है उसको हमने जितना प्रोडक्शन किया उसे डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट, तो इसमें भी लिख दिया और उसमें भी लिख दिया। ये क्या निकला मेरा, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब क्या है कि हमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मटेरियल, वेजेज और ओवरहेड्स। तो अब क्या जोड़ना है ना कि इसमें ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। तो क्या ऐड करना है, तो ऐड करना है वेजेज। कौन सा वेजेज, तो डायरेक्ट वाला, ध्यान रखना है किसको ऐड करना है, डायरेक्ट वेजेज को, डायरेक्ट वेजेज को, डायरेक्ट वेजेज ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें ऐड करना है, ध्यान रखना है कि जो वेजेज होता है ना, इस वेजेज में कोई ना ओपनिंग स्टॉक होता है ना क्लोजिंग स्टॉक होता है ना इसका वेस्ट होता है, कुछ जो टोटल होता है वही। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा वेजेज था वही डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट ये जो हमारा एक्सपेंस था, हमें क्या क्या चाहिए, मटेरियल, वेजेज और एक्सपेंस, मटेरियल, वेजेज और एक्सपेंस। तो इसको क्या लिखेंगे, ओवरहेड्स लिखिए, ओवरहेड्स लिखिए या फिर एक्सपेंस लिखिए, ओवरहेड्स लिखिए या फिर एक्सपेंस लिखिए। तो हमने क्या जोड़ा, ओवरहेड्स जोड़ा। अब इस तीनों का अगर प्लस कर लेते हैं जो मेरा निकल के आएगा उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो ये प्राइम कॉस्ट होता है, ये जो होता है वो होता है प्राइम कॉस्ट। यह मेरा पहला नंबर निकला, ठीक है। तो जो प्राइम कॉस्ट हुआ, इन तीनों का जो प्लस सम होता है वो हो गया प्राइम कॉस्ट। अब
प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग आगे चलते हैं, मेरा जो फैक्ट्री था उस फैक्ट्री के खर्चों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए इसको मिटा के फिर वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जो निकाला था वह निकाला था प्राइम कॉस्ट। अभी जो हमने निकाला था वह निकाला था प्राइम कॉस्ट। जो मेरा निकल के आया था वह था प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में हमें क्या जोड़ना है? तो मेरे जो फैक्ट्री है ना, उस फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंस है, ठीक है, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंस है उन सभी को इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, क्या करना है इसमें? ऐड फैक्ट्री ओवर हेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ध्यान रखना है कि फैक्ट्री में भी वही चीजें होंगी, वहां भी मटेरियल लगेगा, वहां भी लेबर लगेगा और वहां भी एक्सपेंसेज होंगे। लेकिन क्या है कि वहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होंगे, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स थे उस सभी को हमने ले लिया प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो अब जो होगा वह होगा इनडायरेक्ट वाला। तो ध्यान रखना है कि आगे से अब मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स नहीं आएंगे, अब जितने भी आएंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि अब जो है अलग अलग जो खर्चे थे, जो इसके सब्सिडियरी थे, जो इसको हेल्प करने के थे, वो सारे ऐड होंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या ऐड करना है? तो ध्यान रखना है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। तो हमने इसमें ओवरहेड्स ऐड किया, या फिर ओवरहेड्स कहिए या फिर इसको एक्सपेंसेस बोलिए, तो हमने ऐड कर लिया। अब ध्यान रखना है कि फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हो, चाहे बिजली के बिल हो, फैक्ट्री के गैस हो, फैक्ट्री के वाटर हो, या फिर जितने भी खर्चे हो ना, सबको इसी में ऐड करना है। तो जब सारे खर्चे को हमने इसमें ऐड कर लिया तो जो अब निकल के आएगा, अच्छा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको कुछ स्क्रैप बच सकता है, कुछ ना स्क्रैप बच सकता है। इसमें से क्या करना है? जो स्क्रैप होगा, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। तो सेल ऑफ स्क्रैप को इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस कर देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस कर दिया। तो अब जो मेरा निकल के आया है ना, इसको बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ये जो निकल के आया मेरा, इसको बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्या करना है कि इसमें भी उन चीज़ों को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? तो जो मेरे पास ये मटेरियल होता है ना, या जो मेरा काम होता है ना, वो 3 स्टेज में होता है। पहला, मेरे पास कच्चा माल होता है जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का यूज तो हमने कर लिया प्राइम कॉस्ट निकालने में। उसके बाद क्या होता है ना कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो कच्चा माल भी नहीं है। मतलब हमने काम स्टार्ट कर दिया लेकिन काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब क्या करेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस को इसमें ना ऐड करेंगे। कौन सा? तो जो वर्क इन प्रोग्रेस पिछले साल वाला रहा होगा, जो पिछले साल वाला रहा होगा, तो क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जो आधा अधूरा काम है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है,
ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देना है। अब क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि जो पिछले साल कंप्लीट नहीं हुआ तो कुछ काम जो है इस साल भी कंप्लीट नहीं होगा, कुछ काम कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ काम इनकम्प्लीट ही रहेंगे। जो काम कंप्लीट इस साल भी या इस महीने भी लास्ट में नहीं हुआ वो भी तो वर्क इन प्रोग्रेस ही हुआ। तो जो लास्ट में नहीं हो पाया उसको बोलते हैं क्लोजिंग। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसको क्या करना है? ऐड कर लेना है और इसको इसमें से लेस कर देना है। तो अब जो निकल के आएगा, अब जो निकल के आएगा वह होगा मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या होगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसको 2 नंबर मान लीजिए, अब जो आया इसको मानिए 3 नंबर। इसको बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब ध्यान रखना है कि अगर वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस ना हो तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस ना हो तो डायरेक्ट हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट लिख देंगे, ना लिखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और ना ही लिखेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसको क्या लिख देंगे? डायरेक्ट लिख देना है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर लिख देना है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट बोलिए या फिर वर्क कॉस्ट बोलिए। ये कब होगा? डायरेक्ट कब लिखेंगे? जब मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस ना हो। जब वर्क इन प्रोग्रेस हो तो अलग अलग ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट को अलग दिखाना है और नेट फैक्ट्री कॉस्ट को अलग दिखाना है। ठीक है, तो इसको बोलिए फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये जो मेरा रिजल्ट आया ना वह क्या आया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यह जो निकल के आया है, अब क्या करना है कि मेरा फैक्ट्री का सारा एक्सपेंसेस ले लिए। अब क्या करेंगे? मेरे पास फिनिश्ड गुड्स होता है। ठीक है, मेरे पास क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स होता है। तो अब फैक्ट्री से निकल के चलते हैं। फैक्ट्री से निकलने के बाद किसको, कौन से कॉस्ट को ऐड करते हैं? तो अब जो कॉस्ट ऐड होगा वह जो होगा कॉस्ट ऐड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस का कॉस्ट। किस क्या बोलते हैं? ऑफिस का कॉस्ट। तो अब इसमें जो ऐड करना है, ऑफिस के जितने भी खर्च होंगे, ऑफिस के जितने भी खर्च होंगे इसको बोलेंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। अब क्या है, इसमें भी वही चीज होगा, उसमें भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इन तीनों को हमने क्या किया? ऐड कर दिया। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। अब जो मेरा निकल करके आएगा उसको हम लोग बोलते हैं, अब जब फैक्ट्री कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, अब फैक्ट्री कॉस्ट में जब ऑफिस का एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा तो अब इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो मेरा निकल के आया ना इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर इसको हटाते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। अब मेरा ना बनाने की लागत कि जो बनाने में खर्चा आया है वह तो हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे? इसको बेचना है। अब क्या करना है? बेचना है। तो बेचने में क्या क्या लेना होगा देखते हैं। तो जो बेचने का खर्चा होता है, जो बेचने का खर्चा होता है उसको लेंगे। तो बेचने में क्या क्या खर्चे आएंगे?
बेचने में क्या क्या खर्चे आएंगे। तो बेचने में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना जो प्रोडक्ट था उसका कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो 4 नंबर निकल के आया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो हमने बताया था अभी पीछे आपको कि जो मेरा मटेरियल होता है या जो मेरा प्रोडक्ट होता है वह 3 तरह का होता है। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल जो हमने अभी खरीदा है, सही कच्चा माल जिसका कोई यूज नहीं है, सही पड़ा हुआ है, वह रॉ मटेरियल है। जब आधा अधूरा काम हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस है। अब जब काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। अब क्या है कि जो हमने बनाया है ना, तो पिछले साल वाला भी कुछ या पिछले महीने वाला भी, जो पिछला कॉस्ट शीट का डेट था, उस डेट का भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा बना बनाया जो अभी तक सेल नहीं हुआ होगा, उसको भी इसमें पहले शामिल कर लेते हैं, उसके बाद बेचने चलते हैं। तो पता चल जाएगा मेरे पास कितने का प्रोडक्ट है। इसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसमें से लेस कर देंगे कौन सा, जो लास्ट में नहीं बिक पाया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और उसमें से माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो अब जो है, जब इसको हमने माइनस कर दिया, तो अब जो मेरा निकल के आता है, जो अब मेरा निकल के आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमने जो माल बेचा है वह कितने का था। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यह जो निकल के आया इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मेरा माल बिका है उसकी लागत, बेचे गए माल की लागत। अब इसमें क्या करना है कि बेचने के सारे खर्चे को ऐड करना है, बेचने के सारे खर्चे को ऐड करना है। ऐड क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस। उसमें भी वही चीज, उसमें भी वही होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को ले लेंगे। तो बेचने में क्या क्या खर्चा आता है, तो जो बेच रहा है उसको कमीशन देना है, उसको जाने आने का खर्चा देना है, और इधर उधर के जितने भी खर्चे होते हैं बेचने में, उन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर लेना है। अब जो ऐड करने के बाद मेरा रिजल्ट आएगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमने जो बेचा है उसकी लागत। अब क्या करना है, हमें ना ये पता होगा कि हमने कितने का माल बेचा है, हमें पता होगा कि हमने कितने का माल बेचा है, तो वह होता है सेल्स, वह होता है सेल्स। ये लास्ट रिजल्ट हमको पता होता है कि हमने कितने का बेचा। अब क्या है कि सेल्स जो है
अब जो मेन हमने माल बेचा है उसका कॉस्ट हो गया, ये हमने जितने बेचा है वह हो गया। तो अब जो बीच का डिफरेंस होगा वह प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो बीच वाले को हम लोग मानते हैं प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर सस्ता बेच लिए लॉस हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो इस 8 में से 6 को माइनस कर दीजिए, इस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो होता है प्रॉफिट। अगर रिजल्ट निगेटिव आ गया तो उसको बोलेंगे लॉस, ये मेरा प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट। और ये जो कॉस्ट शीट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इसी के आधार पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला बेसिक्स वाला चैप्टर है इसमें आता है, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है, कॉस्ट उसमें एक यूज होता है। उसके बाद ये चैप्टर होता है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट शीट बना लेंगे। अगर आपको पीछे से कहीं भी समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, पीछे जा कर के देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करें, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसे हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करके आपको हेल्प किया जाए। अब इसमें कोई ज़्यादा परेशानी तो है नहीं। हम लोग अकाउंट आज बीकॉम 3rd ईयर में है, तो इंटर वाले में भी पढ़े थे, 2 साल उसमें पढ़ा, तीसरा साल ये है, मतलब 4 साल कंप्लीट करके 5 साल से हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो हमको ये तो पता ही होगा कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाने वाला है, कौन सा एक्सपेंस किस से रिलेटेड है, ये आसानी से बता सकते हैं, उसको वहाँ पे भेज देंगे। तो ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या डायरेक्ट मटेरियल होता है या डायरेक्ट लेबर होता है उसको सिर्फ प्राइम कॉस्ट में लेना है। उसके बाद जितने भी होंगे इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट में अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है, मतलब फैक्ट्री का बल्ब फ्यूज हो गया, फैक्ट्री में ऑयल डालना है, फैक्ट्री का गैस हुआ, तो सारे फैक्ट्री एक्सपेंस हो जाएगा। अगर किसी एक्सपेंस के बारे में नहीं दिया है तो उसको हम दे करके ही समझ जाएंगे कि वो कहाँ जाने वाला है। अगर क्या कहते हैं कि मशीन में कोई खराबी आ गई है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, तो कहाँ वो मशीन लगा होगा? फैक्ट्री में, फैक्ट्री में ऐड करना है। इसी तरह से जो सैलरी देना है अपने स्टाफ को तो ऑफिस वाले में ले लेना है। अगर बता रहा हो कि फैक्ट्री का है तो उसमें ले लेना है। प्रिंटिंग स्टेशनरी है, कहाँ यूज होता है? ऑफिस में होता है यूज, तो उसको ऑफिस में ले लेना है। तो इसी तरह से हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ से रिलेटेड होगा। तो अगर क्वेश्चन में यह ना भी कह रहा हो कि यह कहाँ जाने वाला है तो उसको हम अपने एक्सपीरियंस से उसको वहाँ पे डाल देंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो उससे कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाए, उसको सॉल्व किया जाए। तो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।